बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, देखिए मेरा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में। ठीक है, हम जब मार्केट इकोनॉमी को देखते हैं या प्राइस इकोनॉमी को देखते हैं तो उसमें जो प्राइस डिसाइड होती है वो दो फैक्टर्स को देख के डिसाइड होती है। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। तो जिस तरह डिमांड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है या एक इम्पोर्टेंट क्या नाम है चीज है प्राइस डिसाइड करने के लिए, इस तरह सप्लाई भी है। सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई बेसिकली ये प्रोड्यूसर का माइंडसेट है। जैसे डिमांड कंज्यूमर का माइंडसेट है कि कंज्यूमर जब मार्केट जाएगा तो वो किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लेता है। इसी तरीके से जो सप्लायर होता है, जो उसको माल दे रहा है, जो उसको माल बेच रहा है, सप्लायर भी हम कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हम कह सकते हैं, फर्म्स भी कह सकते हैं। बट सप्लायर एक अच्छा वर्ड है तो इसलिए हम वो यूज करते हैं क्योंकि माल वो दे रहा होता है। तो एक सप्लायर जो है उसका क्या जहन होता है और एक सप्लायर जो है उसका क्या बिहेवियर होता है, वो कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे देने को तैयार है मार्केट में। तो सप्लाई का बेसिकली मतलब क्या है कि मार्केट में एक सप्लायर कितनी क्वांटिटीज जो है वो कंज्यूमर को बेचने को तैयार है। ठीक है, जब सप्लाई का वर्ड आएगा तो जहन में क्वांटिटी जरूर आनी चाहिए। एक स्टॉक भी होता है। स्टॉक से मुराद वो माल जो हमने जमा किया हुआ है, वो माल जो हमने गोदाम में रखा हुआ है। तो अमूमन हम सप्लाई में उसको नहीं इंक्लूड करते। हम सप्लाई में वो माल इंक्लूड करते हैं जो अवेलेबल टू सेल है। जो अवेलेबल टू सेल है मतलब जो आप कंज्यूमर को बेचने को तैयार है, जो आपके पास मौजूद है। इसीलिए इसमें एक वर्ड आता है एबिलिटी। डेफिनेशन में आप देखेंगे एक वर्ड आएगा एबल, विलिंग एंड एबल। एबल का मतलब क्या है? एबल का मतलब है कि वो चीज उसके पास होनी चाहिए। एक चीज आपके दुकान में है नहीं, आपने दुकान में रखी नहीं हुई, एक शोरूम वाला है, उसकी दुकान पे कोई मर्सिडीज बेंज नहीं खड़ी, ठीक है, और आप बोलते हैं मर्सिडीज की सप्लाई की बात करते हैं कि उसके लिए मर्सिडीज की सप्लाई क्या होगी, तो ये इसमें नहीं इंक्लूड हो सकता। वो चीज उसकी दुकान पे होनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए कि वो अरेंज कर सके। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ एबल का वर्ड यूज होता है। एबल का मतलब होता है क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, कि वो पैसे हैं उसके पास। अगर वो प्रोड्यूसर है तो क्या वो चीज बना सकता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास। ठीक है, इसी तरीके से विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। सप्लायर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो किसी चीज में प्रॉफिट ज्यादा होता है वो ज्यादा सप्लाई करता है, जिस चीज में प्रॉफिट कम होता है वो कम सप्लाई करता है। जहां प्रॉफिट होगा ही नहीं किसी चीज के अंदर तो वो सप्लाई ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे सप्लाई इज द क्वांटिटीज। अभी मैंने आपसे बात की, सप्लाई का मतलब क्या है? जहन में क्वांटिटी आनी चाहिए, क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद गुड भी हो सकती है, प्रोडक्ट से मुराद सर्विसेज भी हो सकती हैं। गुड के अंदर शेयर भी आ सकता है। ठीक है, जो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो भी आ सकता है। डेट सप्लायर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस पर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं? तो सप्लाई क्या एक माइंड सेट है कि एक सप्लायर कितनी क्वांटिटीज मार्केट में सेल करने को तैयार है। यहां तक मेरे साथ है? यस जी सर। बेटा जी, ठीक है। अब इसको हम जरा डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास इसका जो बिहेवियर है, सप्लायर का जो बिहेवियर है उसके लिए एक लॉ है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं, वो प्योर लॉज नहीं होते हैं। इसीलिए हर लॉ के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये आपको हर लॉ के अंदर मिलेगा। सॉरी। मतलब क्या है कि इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स का कांस्टेंट होना जरूरी है। वो क्या है हम बाद में देखेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई में बिहेवियर बताता है कि सप्लाई एंड प्राइस का क्या बिहेवियर है। सप्लाई एंड प्राइस का क्या बिहेवियर है, दो चीजों का बिहेवियर। बीच में तीसरी चीज नहीं डालनी। तो ये क्या कहता है कि इट स्टेट दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। क्या मतलब? आगे बता रहा है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस को इंक्रीज करेंगे इससे प्रॉफिट में फायदा होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर एंड सप्लायर क्या करेगा? अपनी सप्लाई को एक्सटेंड करेगा, मतलब ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस कम होगी, अगर प्राइस कम होगी, कॉस्ट में कमी नहीं आई, कॉस्ट उसकी अपनी उसी जगह है, सिर्फ प्राइस में कमी आई है। अगर प्राइस में कमी आएगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने की वजह से वो सप्लाई कम करेगा, वो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड करेगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड करेगा। सॉरी बेटा। अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है? हमें प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप बता रहा है।
मतलब ये कह रहा है कि प्राइस एंड सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। यहां तक मेरे साथ है? यस सर। यस सर, ठीक है। यहाँ प्राइस से मुराद क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ प्राइस का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। और जब इस लॉ को हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हैं, वो हम कांस्टेंट रख रहे होते हैं। वो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। जब हम बात करते हैं ना कि सेलिंग प्राइस बढ़ती है या प्राइस बढ़ती है, तो मतलब कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा, कॉस्ट वही है। अगर एक चीज को बनाने पे उसका खर्चा 10 रुपीज आता है और वो 15 की सेल करता है, अब अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस 17 हो जाती है या फिर 20 हो जाती है, कॉस्ट वही है उसकी, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। मेन जो फर्क आ रहा है वो सेलिंग प्राइस में आ रहा है। वो किस में आ रहा है? सेलिंग प्राइस में आ रहा है। सेलिंग प्राइस 15 थी, अब 17 हो गई, अब 20 हो गई, तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। पहले 5 रुपए होता था, फिर 7 रुपए होता था, फिर क्या नाम है 10 रुपए होने लगा। तो जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा होता है, बंदा कोशिश करता है कि मैं वही ज्यादा सप्लाई करूं, वही चीज मैं ज्यादा बेचूं। तो ये एक फिनोमिना है नेचुरल, कि जहां हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है, हम कोशिश करते हैं वो चीज ज्यादा सेल करते हैं, वो चीज ज्यादा सेल करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। बिजनेस क्यों करते हैं जोशुआ बेटा? सर प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए करते हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो, और बिजनेस में मैं कौन से आइटम ज्यादा रखूंगा? अगर मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है तो मैं कौन से आइटम ज्यादा रखूंगा? तो जिसकी जिनकी डिमांड प्राइसेस ज्यादा होगी। मुझे, जिनकी डिमांड ज्यादा हो। और डिमांड जब ज्यादा होगी तो अगला बंदा पैसे भी क्या करेगा? जब ज्यादा एक चीज देगा। की डिमांड ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा देगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सर इसकी एग्जांपल दे दें। हमारे पास क्या हुआ था बीच में, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। सॉरी बेटा, ये मैं यहाँ पेज ऐड ही करवा देता हूँ, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। सॉरी बेटा, कहाँ चला गया बेटा ये? जी बेटा। सो गाइस, मैं बात कर रहा था, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपको पता चला होगा बीच में हमारे पास ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है ना। हमारे पास बसें वगैरह सारी बंद हो गई थी, ट्रेन बंद हो गई थी। अगर आपको इलम में हो, ना ट्रेन चलती थी ना बसें चलती थी, ठीक है। तो कई लोग ऐसे थे जो जॉब से फारिग हो गए थे, उनको जाना था। केपीके के लोग थे, पंजाब के लोग थे, अब कैसे जाएं? कैसे जाएं? तो आखिरकार एक रास्ता निकला, वो था कि रेंट कार के जरिए जाओ। किसके जरिए जाओ? जोशुआ बेटा मेरे साथ हो? यस सर। रेंट कार के जरिए जाओ। तो रेंट कार की क्या होने लगी? डिमांड बढ़ने लगी। लोग जो प्राइवेट कार्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा करने लगे, ठीक है। डिमांड बढ़ने लगी। जब मार्केट में एक चीज की डिमांड बढ़ रही है और एक चीज अवेलेबल कम हो, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है? प्राइसेस भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। प्राइसेस भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे की एक चीज की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा पैसे भी पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो प्राइसेस बढ़ने लग गई। मतलब मैं एक सिंपल सा रूल बता दूं आपको। अगर आपको क्या नाम है इस्लामाबाद जाना है और आप ट्रेन के जरिए जाते हैं, तो ट्रेन के जरिए आपको पड़ेगा 1600 रुपीज का टिकट। 1600 का टिकट। आप बस के जरिए जाते हैं और सिंपल बस में सफर करते हैं, तो आपको टिकट पड़ेगा कोई 2500 का। एसी वाले में जाते हैं तो तकरीबन 4000 का आपको पड़ेगा, 4 से 5000 का पड़ेगा इस्लामाबाद का। तो बस भी बंद है, ट्रेन भी बंद है, अब कार की डिमांड बढ़ने लगी। कार नॉर्मली लेती थी कितने? वैसे तो कार चलती नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे कार नहीं चलती, बहुत कम चलती। और अगर कोई चलती भी थी वो कितने लेती थी? 8000, 7000 इतने लेती थी। लेकिन जब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी और लोग मुंह मांगी कीमतें देने लगे, आप यकीन नहीं करेंगे, हर बंदे ने, बल्कि जो लोग पहले बसें चलाते थे वो भी दोस्तों से कार लेके चलाने लग गए, रेंटा कार में। जो लोग क्या नाम है पहले ट्रक चलाते थे वो भी दोस्तों से कार लेके चलाने लग गए। यहां तक कि 13-13 हजार रुपए मिलने लगे। कितने? 13-13 हजार रुपए एक कार वाले को मिलते थे, एक बंदे के। यानी अगर वो 4 बंदे बिठाता है तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें आप, इट वुड बी अराउंड आपके पास 52,000 हो जाएगा। मतलब एक ट्रिप के, कराची से लेके इस्लामाबाद के एक ट्रिप के 52,000 मिलते थे। हमारा गांव है स्वात की तरफ, वहां
कारें तो मिलती नहीं है कि आपको जाना हो कराची वगैरह के लिए तो कार में कोई नहीं जाता। ज्यादातर लोग बस के जरिए जाते हैं या फिर पेशावर जाके प्लेन के जरिए चले जाते हैं। कार को लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ये हालात खराब हुए तो जाहिर बात है कार की डिमांड बढ़ी। तो कई लोग ऐसे थे जो बकायदा यानी यानी पूरे हफ्ते चलाते थे, सिर्फ 6 घंटे की दिन में नींद करते थे, बाकी नॉन स्टॉप गाड़ियां चलाते थे। रीजन क्या था? प्रॉफिट ज्यादा था। रीजन क्या था? पैसे ज्यादा मिल रहे थे। जोशुआ, आर यू लिसनिंग टू मी? जोशुआ, यास्मीन। Yes, yes, sir. तो मेरा यस बताने का सर। मकसद ये कि जब किसी चीज की प्राइस कॉस्ट तो वही है। पेट्रोल का खर्चा पहले भी उतना आता था, अब भी उतना आता था, ठीक है ना? और बड़ी कॉस्ट क्या होती है? गाड़ी की ऑयल हो गई, गाड़ी की ट्यूनिंग हो गई, ये सारे खर्चे पहले भी उतने आते थे, अब भी उतने आ रहे हैं। लेकिन मेन जो चीज है जिसने जिसने कार की डिमांड को बढ़ाया, जिसने कार की सप्लाई को बढ़ाया, वो थी सेलिंग प्राइस। लोग पैसे ज्यादा दे रहे थे। एक और एग्जाम्पल, पहले हमारे पास सैनिटाइजर होते थे 2-3 कंपनियों के बस। इतने ज्यादा मार्केट में सैनिटाइजर नहीं मिलते थे। कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ी तो जाहिर बात है लोग मुंह मांगी कीमतें देने लग गए। जो सैनिटाइजर 150 का था, लोग 400 भी देने लग गए, 500 भी देने लग गए। हुआ क्या? कई कंपनीज मैंने आज तक नहीं देखी कि सैनिटाइजर बनाती हो, उन्होंने भी सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। लोकल ब्रांड, पता नहीं कहाँ कहाँ के ब्रांड निकल गए, कौन कौन से नाम निकले, करिश्मा, चश्मा, ऐसे। तो ये रीजन क्या था? क्यों इतने सारे सैनिटाइजर मार्केट में आ गए? रीजन क्या था कि लोग पैसे ज्यादा देने को तैयार थे, प्रॉफिट ज्यादा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, एक sir. मास्क, एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मास्क जो आप मार्केट में लेने जाते हैं, जो 3 कवर वाला होता है, 3 प्लाई वाला होता है, वो अमूमन 3 रुपीज का होता है, 3 to 5 रुपीज का होता है, ठीक है? अच्छा, मास्क वगैरह इतने नहीं होते हैं। किसी भी दुकान पे चले जाए, मास्क बहुत कम होते हैं, कहीं पे होते हैं कहीं पे नहीं होते। ज्यादा ज्यादा दुकानदार एक डब्बा रखता है। डिमांड बढ़ी, लोग मुंह मांगी कीमतें देने लगे। मतलब वो मास्क जो 5 रुपीज का था, अभी आप चले जाए, मैं खुद मास्क लेने गया था जब कोरोना वायरस शुरू ही हुआ था, मार्च के महीने में शुरू ही हुआ था खाली, उस वक्त 5 रुपए का मिलता था, अराउंड 15 मार्च की बात कर रहा हूँ। वही मास्क अब आप लेने जाएं, कितने का मिल रहा है? 30 रुपीज का मिल रहा है। तो पहले दुकान में सिर्फ एक डब्बा होता था मास्क का, अब आप दुकान पे चले जाएं, एक डब्बा सामने रखा होता है, 10 डब्बे उससे नीचे रखे होते हैं। रीजन क्या है? कि प्राइस अच्छी मिलने लग गई, तो क्या हो गया? अल्टीमेटली सप्लाई भी बढ़ गई। तो मेन क्या है? कॉस्ट वही आ रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉस्ट पे फर्क पड़ा हो, लेकिन मेन जो चीज है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और दुकानदार तो होता ही लालची है, उसको तो फायदा कमाना है। वो क्या करता है? सप्लाई ज्यादा करता है। हम सऊदी अरब गए थे, तो सऊदी अरब में रमजान के टाइम उम्रे का सीजन होता है, बहुत दुनिया आती है। पाकिस्तान से 11 लाख लोग जाते हैं रमजान के महीने में, लास्ट टाइम गए थे 11 लाख। और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज वहां आती हैं रमजान के महीने में ज्यादातर, क्योंकि उनकी छुट्टियां होती हैं, तो वो रमजान में आते हैं उम्रा करने। और रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि तस्बीह तस्बीह हो गए हमारे पास, खजूर हो गई हमारे पास, कैप्स हो गए, रुमाल हो गए, नकाब वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, ये मतलब उसकी लाइन लगी हुई होती है। आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं, एक जगह बंदा लगा के बैठा होता है, दूसरी जगह बंदा लगा के बैठा होता है, रातों रात तक बेच रहे होते हैं, लाइन लगी होती है। दुकान के अलावा भी लोग चादरें बिछा के बेच रहे होते हैं। रीजन क्या है? कि लोग प्राइस अच्छी पे करने को तैयार है। वैसे आम तस्बीह आपसे बंदा कितने की लेगा? 1 रियाल की लेगा, ठीक है? उन दिनों में लोग 2 रियाल भी देने को तैयार थे, 3 रियाल भी देने को तैयार थे। पैसे ज्यादा मिलने की वजह से हर बंदा इसके अंदर घुस गया। हर बंदा क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। और हर दुकानदार ज्यादा से ज्यादा माल तस्बीह का रख रहा है, कैप्स का रख रहा है अपने पास। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक मेरे साथ है? यस अगर सर। हम सर्विसेज की, हाँ, सर्विसेज की बात करें, आप किसी टेलर के पास चले जाएं, टेलर को आप आप जो टेलर के पास चले जाएं, आप बोले मुझे इतने आप टेलर के पास चले जाएं, तो उमूमन उसके पास 1 या 2 बंदे काम कर रहे होते हैं। और वो दुकान भी सुबह 1 बजे खोलता है, रात को 9-10 बजे बंद कर देता है। लेकिन ईद के टाइम पे चले जाएं, ईद के टाइम पे उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, जो जोड़ा वो सी रहा होता है उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा, आम दिनों के मुकाबले में ईद के टाइम पे पैसे ज्यादा लेते हैं टेलर जो होते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, तो पैसे अच्छे चार्ज करते हैं। तो पैसे चार्ज करने की वजह से आप खुद देखेंगे उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ने से मुराद ये कि आप देखेंगे उनकी दुकान ज्यादा देर तक खुली होती है, और वो 1 वर्कर के बजाय 2 वर्कर, 3 वर्कर, कभी कभार आपका हेयर ड्रेसर के पास जाना हो,
जो ये बाल वगैरह सेट करते हैं, ईद के टाइम पे, ईद चांदनी रात के टाइम पे दुकान पे 3-3 चेयर रखी होती है, 4-4 चेयर रखी होती है। रीजन क्या है? कि सेलिंग प्राइस अच्छी मिल रही है, हमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो भाई सर्विसेज भी बढ़ा दो। सो ये मैं बता रहा हूँ क्या, सप्लायर का एक माइंडसेट है, वो बोलता है जिसमें मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा मैं वो चीज ज्यादा सप्लाई करूंगा। तो वो देख के चलता है, डिमांड वगैरह को देखता है। ऐसा नहीं है कि चीज की डिमांड भी होनी चाहिए। तो अमूमन आपने देखा होगा जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो सप्लायर को पता है मेरा माल बिकेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा सप्लाई करता है। इसी तरीके से जब किसी चीज की डिमांड गिरती है, किसी चीज की डिमांड गिरती है तो क्या होगा? लोग प्राइस ज्यादा पे करेंगे या कम पे करेंगे? जी बेटा, लोग प्राइस ज्यादा पे करेंगे या कम पे करेंगे? कम। जब किसी चीज की डिमांड कम पे करेंगे। हमारे पास कभी कभार क्या होता है, बर्ड फ्लू हो जाता है। बर्ड फ्लू हो जाता है, लोग चिकन खाना छोड़ देते हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक वो फैला कि भाई ये मुर्गी से फैलता है, मुर्गियां खाओगे कोरोना वायरस लग जाएगा, फला हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो और वैसे भी डिमांड कम हो गई थी तो प्राइसेस 200 पे आ गई। चिकन जो आम दिनों में 350-300 को बिकता है, वो 200 रुपए किलो में बिकने लगा। 200 रुपए किलो में जब बिकने लगा तो पीछे से क्या हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। पोल्ट्री फार्म वाले कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं। तो पीछे से क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई और बकायदा दुकानदारों के पास इतने चिकन नहीं अवेलेबल होते थे। तो बताने का मतलब है कि प्राइसेस गिरने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्ट वही थी हमारी, पोल्ट्री फार्म वाले की भी वही कॉस्ट आ रही थी जो पहले आती थी। जो पहले रेंट था अब भी वो रेंट है। जितना खाना वो पहले खिलाता था एक मुर्गी को, उतना ही अब खिलाता है। लेकिन सीन क्या हो गया, प्राइसेस कम हो गई। प्राइसेस कम होने की वजह से उन लोगों ने इस पे तवज्जो कम करना शुरू कर दी। ठीक है ना बेटा? इसकी एक और एग्जांपल है, वो थोड़ा टच नहीं करेगी इससे, क्योंकि हम जब बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की तो उसमें गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। तो एक और एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने कम की, ठीक है? तो पीएसओ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओन करती है ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओन करती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो लॉस में भी इदारे को चलाएगी, भले लॉस में चलाए। लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी ओएमसी कंपनीज, शेल हो गया हमारे पास, हेस्कोल हो गया हमारे पास, बाइको हो गया, इन कंपनीज को लगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। यही पेट्रोल अगर हम 100 का बेचे, 100 पे भी लोग खरीदेंगे, ठीक है? लेकिन हम गवर्नमेंट बोलती है इस पेट्रोल को कितने का बेचो, 75 का, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वैसे नुकसान नहीं हो रहा था लेकिन ज्यादा का बेच सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज कि पेट्रोल है ही नहीं हमारे पास। सो रीजन क्या है कि प्राइसेस कम हो गई। सप्लायर का वैसी लालची जहन होता है, उसको लगता है कि भाई मेरा इस चीज में प्रॉफिट कम है, तो वो क्या करता है, उस चीज को फिर ज्यादा सप्लाई नहीं करता, वो उसकी सप्लाई भी कम कर देता है। और अमूमन उसको भी पता है कि भाई प्राइसेस क्यों कम हुई है, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट इतनी बिकनी भी नहीं है, तो वो लाजमी बात है वो क्या करेगा, जैसे मैंने चिकन की मिसाल दी कोरोना वायरस की वजह से, कि उसे पता है कि मैं अगर ज्यादा भी बनाऊंगा कोई नहीं खरीदेगा, तो वो मन क्या करते हैं, कम सप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? जोशुआ बेटा, यास्मीन, राफिया, संजना, यस सर। ये सब ठीक है ना? और इसकी एग्जांपल मैंने तरबूज की भी आपको दी थी कि हमारे पास आम दिनों में तरबूज नहीं सेल होता, वाटरमेलन सेल नहीं होता। रमजान के महीने में फ्रूट ज्यादा सेल होता है, चटपटे ज्यादा सेल होते हैं, लाइन लगी होती है पकोड़े वगैरह की, तरबूज की, फ्रूट की। सब्जी वाले भी फ्रूट बेच रहे होते हैं। द ओनली रीजन इज के रमजान में डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा पैसे पे करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो खूब सेल करते हैं, खूब सप्लाई होती है उसकी। तो इसको हम कैसे शेड्यूल इसका बनेगा, कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस लॉ ऑफ सप्लाई को, तो उसके लिए मैं आपको पहले शेड्यूल बनाता हूँ। सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं होती। स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी? नहीं सर। अभी जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया उसमें स्क्रीन नजर ही नहीं आई क्या? नहीं सर। आप मुझे बोलते तो सही सारे के सारे। सर मैंने मैसेज किया था। मैसेज मुझे नहीं मिलता, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोबाइल सिस्टम पे, तो इसका एक तरीका मेरे पास है कि मुझे किसी को को होस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं। सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? ये हमारे पास एक टेबल होता है जो हमें डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट सप्लाई बता रहा होता है। ठीक है, अगर हम सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो एक टेबल होता है जो हमें बताता है कि यानी डिफरेंट प्राइस लेवल पे क्या सप्लाई होगी वो बताता है। ठीक है, सो हम पहले लिखते हैं प्राइस और यहां लिख देते हैं क्वांटिटी
सप्लाइड। ठीक है, हमारे पास सप्लायर की भी एक एबिलिटी होती है चीज सप्लाई करने की। तो प्राइस अगर एक चीज की 50 है तो सप्लाई फॉर सपोज 5 है। प्राइस अगर 40 है तो सप्लाई हम और कम कर देंगे, क्योंकि प्राइस कम होती है हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो बजाय उस चीज में पैसा लगाने के फिर हम किसी और चीज में पैसा लगाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। प्राइस 30 होगी हम सप्लाई 3 करेंगे, प्राइस 20 होगी हम सप्लाई 2 करेंगे, प्राइस 10 होगी हम सप्लाई 1 करेंगे। आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होनी चाहिए। ये जहन में आपकी बात हो। आप कोई भी प्राइस जब कम करें सप्लाई भी कम करें। सो ये तो हमारे पास हो गया, शेड्यूल हो गया। तो शेड्यूल में आप देखेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी का। प्राइस कम हो रही है, आप देख सकते हैं प्राइस हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो आपने बकाया देखा होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है हमारे पास, वो भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोप्ड होगा। देखिएगा भी, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं प्राइस 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है एंड फिर 50 है। यहां पे हम वो लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहां हम लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, और इस साइड पे हम लिखते हैं प्राइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बकायदा जहां हमारे प्राइस प्राइस 50 है वहां डिमांड भी क्या होगी हमारे पास, ठीक है, 50 के करीब होगी। जहां हमारे पास प्राइस प्राइस 40 है, प्राइस 40 है, डिमांड कितनी है, 4 है। तो इस तरीके से ये बनेगा। जहां हमारे पास प्राइस 3 है वहां सप्लाई भी क्या है, सॉरी, जहां हमारे पास प्राइस 30 है सप्लाई कितनी है, 3 है। जहां प्राइस 20 है सप्लाई कितनी है, 2 है। और जहां प्राइस 1 है, सॉरी प्राइस 10 है, सप्लाई कितनी है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा। थोड़ा सा मुझसे गलती हुई एक जगह पे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें कर्व क्या है हमारे पास, ये अपवर्ड स्लोप्ड है। ये क्या है, अपवर्ड स्लोप्ड है। ठीक है, इसको अपवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं, पॉजिटिवली स्लोपिंग कहते हैं। तो हमें जो पहली बात पता चलती है लॉ ऑफ सप्लाई के जरिए, वो ये पता चलती है कि प्राइस एंड क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। वो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, में पहली बात पता लगती है। दूसरी बात हमें क्या पता लगती है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। और उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, जोशा बेटा कोई वर्ड याद आ रहा है कि अगर हमारे पास प्राइसेस बढ़े, एक्सट्रैक्शन। हाँ, एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, आप देख सकते हैं। पहले प्राइस ये थी, क्वांटिटी सप्लाइड ये थी हमारे पास, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है। अब अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूं तो आप देखिएगा क्या होगा। अगर मैं प्राइस बढ़ा देता हूं तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले जो उसका प्रॉफिट था, पहले जो उसका हमारे पास प्रॉफिट था वो देख सकते हैं वो कितना था। पहले उसका रेवेन्यू इतना हुआ करता था, ये उसका टोटल रेवेन्यू था। ठीक है, एक तरफ पी एक तरफ क्यू है, एक तरफ प्राइस एक तरफ क्वांटिटी है। प्राइस को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। तो पहले उसकी टोटल सेल्स इतनी थी, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, उसके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, वो ज्यादा सप्लाई करता है। और इसको प्यार से हम क्या कहते हैं, इसको प्यार से हम कहते हैं, जैसे अभी बताया राफिया ने, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई कब अराइज होती है, जब आपके पास प्राइस में इजाफा हो, और प्राइस में इजाफा होने से आपके पास क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या हो, उसमें भी इजाफा हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं।
या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो दूसरी बात हमें लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि देयर इज एक्सटेंशन इन सप्लाई इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस। और तीसरी बात हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि अगर हमारे पास प्राइस एक चीज की ज्यादा है, ठीक है, और उसकी प्राइस हम कम कर देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस पहले ये थी, क्वांटिटी ये थी, अब प्राइस हमने कम कर दी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? प्राइस कम होने पे जाहिर सी बात है, प्राइस कम हो जाती है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो बजाय उस चीज में पैसा लगाने के दूसरी चीज में पैसा लगाता है, तो अल्टीमेटली उससे इसका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि प्राइस हमारे पास कम हो रही है एंड प्राइस कम होने पे क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई में हम सेफ कर्व पे होते हैं। लाइक पहले हमारा कर्व ये था, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो पहले हमारा पॉइंट ये था, ठीक है, अब हमारा पॉइंट ये हो गया, तो आप देखेंगे हम सेम कर्व पे हमारा पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया। यहां आ जाए, पहले हमारा पॉइंट ये था, ठीक है, लेकिन हम क्या हो गया, हमारा पॉइंट नीचे की तरफ चला गया, तो इसको कहते हैं मोमेंट अलोंग द कर्व। नई कर्व कभी नहीं बनती इसके अंदर, हम सेम कर्व के ऊपर रहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सर वो कौन सी चीजें हैं, एक मिनट कीजिए सर, वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपने कहा था अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट वो क्या है हमारे पास? वो क्या क्या चीज है? सो वो पहले मैं लिख दूं, वो हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कुछ फैक्टर को कांस्टेंट रखना होगा, अदरवाइज फिर उल्टे सीन हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा है ना, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है सप्लाई कम होती है, तो कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फैक्टर क्या है? वो कहलाते हैं हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। जी बेटा, आप में से कोई मर्द मुजाहिद है या मर्द मुजाहिदा है जिसको पता हो वो कौन से फैक्टर्स हैं? कि भाई जिसमें हमारी प्राइस भले चेंज ना हो लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इज देयर एनी मर्द मुजाहिद और मर्द मुजाहिदा? Sir, taste या trend की वजह से। टेस्ट एंड ट्रेंड की वजह से डिमांड में फर्क आता है बेटा, सप्लाई में क्यों फर्क आएगा? जी सर बेटा, अभी जैसे एनीवन? कोरोना वायरस आ गया है, तो कोरोना वायरस आ गया, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बंद है, हाँ, तो इसी वजह से सप्लाई में। इसको हम इसको प्यार से हम कहते हैं डिजास्टर्स एंड वॉर्स। इसको हम प्यार से कहते हैं डिजास्टर्स एंड वॉर्स। जैसे हमारे जोशुआ भाई ने बताया कि कोरोना वायरस आ गया है, कोरोना वायरस की वजह से देखा होगा आपने, काफी सारी चीजों की सप्लाई कम हो गई है, मतलब मार्केट में आपको कम मिल रही होंगी, इतनी नहीं मिल रही होंगी, आपको नजर कम आ रही होंगी। लाइक अगर आप अभी साइकिल लेने जाएं और ब्रांडेड साइकिल लेने जाएं तो आपको नहीं मिले, अगर आप कोई इम्पोर्टेड आइटम लेने जाएं आपको नहीं मिले। रीजन क्या है? कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक बीमारी आ गई है, डिजीज आ गई है। अभी जैसे लूकस अटैक है, टिड्डी दिल जिसको आप प्यार से कहते हैं, लूकस अटैक से क्या होगा आगे जाके? हमारे पास जो ये सब्जी वगैरह हो गई, हमारे पास फ्रूट हो गए, इनकी सप्लाई मार्केट में कम होगी, इतनी नहीं नजर आएगी आपको, क्योंकि ये फसल तबाह कर देती है। ये रात को बैठते हैं और सुबह उठते हैं, सुबह उठ रात को बैठेंगे, बंदा जो है ना, क्या नाम है, खुश होगा, बंदा तख्त के ऊपर बैठा होगा, सुबह तख्ते पे आ जाएगा वो, मतलब बंदे को अमीर से गरीब कर देते हैं ये। तो लूकस अटैक हो गया, हमारे पास सैलाब आ जाता है कभी कभार। कभी कभार ऐसा होता है कि क्या ना, मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी बहुत कम होती है, टमाटर पुराने यानी ताजे नहीं होते, फ्रेश नहीं होते। भाई क्या वजह है? भाई नया माल क्यों नहीं आया? वो बारिशें हो गई थी, रास्ते बंद थे, वो सैलाब आ गया था, माल है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बताने का मेरा मकसद है कि इस अब हमारे पास जो चीजें कम मिल रही है मार्केट में, वो प्राइस की वजह से नहीं है कि प्राइस कम है तो चीज कम मिल रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि रीजन क्या है? डिजास्टर एंड वॉर्स है।
यानी सेम प्राइस पर भी आपको माल कम मिल रहा है, इतना माल मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, ये नॉन प्राइस फैक्टर है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने ये पढ़ा था कि प्राइसेस कम होंगी तो सप्लाई कम होगा, लेकिन ये क्यों है? क्या मार्केट में जाते हैं फला चीज नहीं मिल रही, फला चीज नहीं मिल रही, तो उसका रीजन क्या है? डिजास्टर एंड वॉर्स। ठीक है ना, यहां तक मेरे साथ है बेटा? Yes, आर sir. यू देयर? Yes, आर sir. यू देयर? ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या रीजन हो सकता है? और कोई रीजन आप में से कोई मर्द मुजाहिद कोई हो तो बताए भाई। चलिए जी, मैं लिख देता हूँ। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? पहले हम फसल चलाते थे, हरी जमीन पे काम करता था तो बैलगाड़ी के जरिए काम करता था, फर्टिलाइजर्स वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, पानी के बड़े मसाइल होते थे, तो फसल हमारे पास कम होती थी। ठीक है, अनाज कम निकलता था, गंदुम कम निकलती थी। अब हमारे पास ट्रैक्टर आ गया है, हमारे पास यूरिया आ गया है, हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ चुके हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ चुके हैं, मतलब जो खराब नहीं होते। हमारे पास जो है सोलर सिस्टम आ गया है, ट्यूबवेल सिस्टम आ गया हमारे पास, मतलब पानी का इतना बड़ा मसला नहीं होता, पहले नहरी निजाम होता था। अच्छा, वो पानी फिर भी खराब है, इतना अच्छा नहीं है ट्यूबवेल का, लेकिन बताने का मतलब टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास। टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारे पास क्या हो गया है? हमारे पास बेहतरी हो चुकी है। बेहतरी होने की वजह से मतलब माल अब ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? क्या हमारे पास पहले हारी फसल उगाता था, तो फसल उगाते वक्त वो बैलगाड़ी यूज करता था, वो जो है क्या नाम है, फर्टिलाइजर की इतनी सहूलत नहीं होती थी, तो 1 एकड़ जमीन से जो माल निकलता था, आज अगर उस 1 एकड़ जमीन पर आप टेक्नोलॉजी यूज करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज करें, यूरिया यूज करें और ट्रैक्टर वगैरह चलाएं, तो आप उससे ज्यादा फसल उगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब भी 1 एकड़ फसल के ऊपर वो क्या करते हैं, कम से कम 2 टन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गंदम, हम 1 टन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो रीजन क्या है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है? एबिलिटी बढ़ जाती है, सप्लायर की क्या बढ़ जाती है? एबिलिटी बढ़ जाती है। एक टीचर एक वक्त में 20 बंदों को पढ़ा सकता है, उसकी क्लास की कैपेसिटी बहुत कम है। वो अगर ऑनलाइन पढ़ाएगा तो एक वक्त में 20 की बजाय 1000 बच्चों को पढ़ा सकता है, अगर वो गो टू वेबिनार उठा ले, सॉफ्टवेयर उठा ले, तो उसकी एबिलिटी में क्या होता है? इजाफा हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी से क्या होता है? एक तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है और दूसरा आपकी एबिलिटी में इजाफा हो जाता है। वो सेम बात है, आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपकी एबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। सो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। यास्मीन बेटा, राफिया बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं? जी सर। जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना जितने भी, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हमारे पास सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं बढ़ेगी। प्राइस भले आप सेम रखो, इन फैक्टर्स की वजह से बढ़ेगी। तो इसका कर्व अलग तरीके से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या खर्चा आता है? अकाउंटिंग तो पड़ी हुई है भाई जोशुआ बेटा, किन किन चीजों Sir, का खर्चा rent, आता है अगर मैं कोई wages. चीज बना रहा हूँ? Sir, rent, wages. देखिए, रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद दूसरा खर्चा कौन सा आ सकता है? वेजेस, लेबर का खर्चा आएगा, और कौन सा खर्चा आ सकता है? Sir, rent का. रेंट का खर्चा आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ सकता है। ये सारे हमारे पास खर्चे आते हैं, ये सारे खर्चे हमारे पास आ रहे होते हैं। सो इसकी एग्जांपल दूं, मैं पहले 2 जगह ट्यूशन पढ़ाया करता था, पुराने जमाने की बात है, मैं पहले 2 जगह ट्यूशन पढ़ाया करता था, एक कासोबाद में, एक लतीफाबाद में। सो सीन कुछ ऐसा था कि जब मैं वहां पढ़ाता था, कासोबाद के एरिया के अंदर पढ़ाता था, तो अमूमन मेरा रेंट वक्त के साथ साथ बढ़ रहा था, रेंट में इजाफा हो रहा था। और रेंट एक ऐसी इस तरह की कॉस्ट है कि मतलब आप जो है क्या नाम है अपना, बच्चे हो या ना, आपने देनी होती है। तो रेंट में मेरा इजाफा हो रहा था।
और दूसरी जगह पे लतीबाद के एरिया में रेंट मेरा सेम था, उसमें इजाफा नहीं हो रहा था। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए मुश्किल हो गया मैनेज करना। एंड मैंने वो सारे बच्चे स्विच ओवर करा लिए, कहाँ पे, लतीबाद स्विच करा लिए। मतलब कासबाद के लिए अपनी सप्लाई क्या कर दी मैंने, कम कर दी। तो बताने का मतलब ये है कि ये एक किस्म की कॉस्ट है, ये एक किस्म की क्या है, हमारे पास कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से मैंने क्या कर दिया, अपनी सप्लाई जो थी एक एरिया में छोड़ के दूसरी एरिया में ज्यादा कर दी, क्योंकि वहां मेरी कॉस्ट कंट्रोल थी। एक और एग्जांपल, हमारे पास कार लोग इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, कार वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं। तो काफी सारे बिजनेसेस अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। द ओनली रीजन वाज कि डॉलर जो था ना वो महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर पहले 108 रुपए का हुआ करता था, आज से 2 साल पहले। अब डॉलर कितने का हो गया, डॉलर हो गया 158 का, 159 का। तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारा माल बाहर से मंगवाते हैं, हम जो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बाहर से आते हैं। वो क्या हो गए, महंगे होना शुरू हो गए। वो पहले एक चीज अगर 108 की पड़ती थी, वो 158 की पड़ना शुरू हो गई। तो जब चीजें महंगी होना शुरू हो गई, तो बिजनेस ने क्या किया, जो इम्पोर्टेड आइटम है वो सेल करना छोड़ दिए और डोमेस्टिक आइटम सेल करना शुरू कर दिए। जो पाकिस्तानी मेड आइटम थे वो सेल करना शुरू कर दिए। रीजन क्या था कि प्राइसेस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, अब उसमें इतना प्रॉफिट नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे पास एक और एग्जांपल लेगी कि नहीं बता दो। एक सेवर होता है, एक एलईडी होती है, आपने देखी होगी। एक सेवर होता है, एक एलईडी होती है। सेवर घर में लगा होता है लाइट के लिए, सेवर एलईडी। एलईडी तकरीबन सेल होती है कितने की, एलईडी बल्ब सेल होता है 200 रुपए का, 200 रुपीज का सेल होता है। सेवर भी अराउंड इतने का ही सेल होता है। मेरा सवाल ये है कि एक एलईडी बनाने पे कितना खर्चा आता होगा, एक एलईडी बल्ब बनाने पे कितना खर्चा आता होगा अंदाजन? गाइस आर यू विथ मी? जोशुआ, यास्मीन, राफिया बेटा, Yes, sir. संजना Yes, sir. बेटा, कितना खर्चा आता होगा Yes, एक sir. एलईडी बल्ब बनाने पे? एक एलईडी बल्ब बनाने पे कितना खर्चा आता होगा? तो 50-60 रुपए। 200 रुपए का सेल होता है। 50, माशाल्लाह बहुत करीब करीब पहुंच गया। तकरीबन 30 रुपए का खर्चा आता होगा, 30-40 रुपए का खर्चा आता होगा एक एलईडी बल्ब बनाने पे। मतलब बहुत कम कॉस्ट है उसकी, इतनी कॉस्ट नहीं है। इसके ऊपर कवर लगता है, इसकी लाइट बहुत तेज होती है। लाइट तेज होने की वजह से इंसान की आंखों पर असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई सेवर ज्यादा आंखों के लिए वो बेहतर है। बाकी मुल्क में अगर आपने मुल्क का खर्चा बचाना हो, बिजली बचानी हो, तो उसके लिए बेहतर ये है कि क्या नाम है, आप जो है वो करें, नाम भूल गया, आप जो है क्या नाम है एलईडी यूज करें, लाइट कम खर्च करता है। तो एलईडी की एक तो डिमांड बढ़ रही थी। तो एलईडी की अगर आप देखें, एलईडी की आपके पास मार्केट में सप्लाई बहुत है, और उसकी जो सप्लाई होने का बड़ा रीजन है वो ये कि उसकी कॉस्ट कम है। उसकी कॉस्ट कम होने की वजह से क्या नाम है उसकी, आप देखेंगे वक्त के साथ साथ उसकी कॉस्ट में क्या हो रही है, कमी आ रही है। वो चाइना से चीजें मंगवा लेते हैं, बल्क में मंगवा लेते हैं, वो और सस्ता पड़ जाता है। इसके अंदर एक पैनल लगता है एलईडी का, वो 5 रुपए का, 10 का, 15 का मिल जाता है। चाइना से मंगवाए तो वो और सस्ता पड़ जाता है। तो हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से क्या नाम है, वो आपको भी मार्केट में ज्यादा दिख रहा होगा, हर दुकानदार वो रख रहा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो मैंने एक इस तरह हमारे पास काफी सारी एग्जांपल हैं। हमारे पास काफी सारी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास लेबर की कॉस्ट बढ़ती है। तो जब कॉस्ट बढ़ती है ना, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। सेलिंग प्राइस वही है, अगेन मेरी बात सुनिएगा, मार्केट में उस चीज की सेलिंग प्राइस सेम है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इजाफा होने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो भले सेम सेलिंग प्राइस हो, हम क्या करते हैं, वो कम सप्लाई करते हैं। यहां तक बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, ताकि मैं एक और Yes, sir. बात कर सकूं? ठीक है, ठीक है। और कोई बात ज़हन में हो तो बताएं, और कोई पॉइंट ज़हन में हो तो बताएं। जॉइंट सप्लाई, जॉइंट सप्लाई सर, जॉइंट सप्लाई का क्या मतलब है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब वो जॉइंटली सप्लाइड होती हैं। लाइक क्या मतलब है, लाइक अगर मार्केट में दूध की सप्लाई ज्यादा होगी, या मार्केट में बीफ की सप्लाई अगर ज्यादा होगी, तो बीफ से कुछ प्रोडक्ट बनती हैं, बीफ से दूध बनता है, बीफ के दूध से चीज बनता है, बटर बनता है। सो यानी इन सब की सोर्स एक ही है। गाइस सुनिएगा मेरी बात, माइक बंद कर दें बेटा, माइक बंद कर दें। बताने का मतलब है, मार्केट में अगर बीफ ज्यादा सप्लाई होगा, तो बीफ के सप्लाई होने से क्या होगा, मार्केट में दूध भी ज्यादा सप्लाई होगा।
ठीक है। एंड जब दूध ज्यादा सप्लाई होगा तो इन सब की सोर्स एक ही है, इससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है बटर, मक्खन, वो भी ज्यादा सप्लाई होगा। एंड फिर एक और प्रोडक्ट है चीज, ये भी मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगा, क्योंकि इन सबकी सोर्स क्या है, बीफ है। सो एक प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई होगी तो उसके साथ उसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो भी क्या होंगे, मार्केट में ज्यादा सप्लाई होंगे। आजकल हर बंदा सोलर के पीछे लगा हुआ है कि भाई सोलर चाहिए, सोलर चाहिए, सोलर चाहिए। तो जाहिर सी बात है सोलर प्लेटें ज्यादा बनेंगी। सोलर प्लेटें ज्यादा बनेंगी तो सोलर प्लेट जो होती है उसके लिए एक स्टैंड चाहिए होता है जिस पर सोलर प्लेट को एडजस्ट किया जाता है। उसकी सप्लाई भी क्या होगी, प्राइस भले उसकी नहीं बढ़े स्टैंड की, उस स्टैंड की प्राइस वही हो, लेकिन घर में जब सोलर लगाया जाएगा तो आपको स्टैंड तो चाहिए होगा, आपको बैटरी चाहिए होगी, उस सोलर से रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट आपको चाहिए होंगे। तो मार्केट में जब सोलर प्लेटें ज्यादा सप्लाई होंगी तो उसके साथ साथ उसकी जो दूसरी जो ज्वाइंटली सप्लाइड प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी। हालांकि भले उनकी प्राइस नहीं बढ़े, उनकी प्राइस सेम हो, लेकिन वो साथ यूज होती है इसलिए वो ज्यादा सप्लाई होगी। लाइक आपने सुना होगा गधे का गोश्त मार्केट में सेल होता है, वो फला बिरयानी वाला है, वो फला बिरयानी वाला है। उसका मेन रीजन क्या था कि गधे की खाल की डिमांड बढ़ रही थी, गधे की स्किन की डिमांड बढ़ रही थी। ये जो गधा है ना, हम लोग बोलते हैं तू गधा है, गधा गधा, ये गधा हम बैड वर्ड के अंदर यूज करते हैं, हमें ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को गधा नहीं बोलना चाहिए। गधा बड़ा अजीम वर्ड है। अमेरिका में कितनी पार्टीज है जोशुआ? सर क्या? अमेरिका में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, कितनी पार्टीज है वहां पे? सर पता दो नहीं। पार्टीज है वहां पर, दो पार्टीज है, एक डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है। सो जो बाराक ओबामा की पार्टी है ना, बाराक ओबामा की पार्टी, उसकी पार्टी का सिंबल पता है क्या है? गधा, डोंकी, कि डोंकी पे ठप्पा लगाओ और हमें कामयाब बनाओ। तो बताने का मेरा मकसद ये कि तो वहां इस का पे डोंकी मूवी काम भी बन करता है। सर इस पे मूवी भी बनी थी एक। डूमी एक पार्टी के बड़े के लिए बनी थी। तो मेरा बताने का मकसद है कि वहां का गधा काम करता है, यहाँ का शेर काम नहीं करता। सब बताने का मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में जो गधे का गोश्त जो मशहूर हो गया था उसका रीजन ये था कि गधे की स्किन सेल होती है 30,000 की, चाइना को 30,000 रुपीज की। तो जाहिर बात है गोश्त का क्या करें, तो वो अल्टीमेटली आगे पीछे हो गया। सो बताने का मतलब है कि एक चीज की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके साथ अल्टीमेटली दूसरी प्रोडक्ट होगी वो भी हमें सप्लाई करनी पड़ती होगी, उसकी सप्लाई भी क्या होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। आर यू गाइस विद मी? यस सो सर। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही सही है। बाकी जो हमारी बातें हम कल करेंगे इंशाल्लाह, और इसका ग्राफ बनाना भी हम कल सीखेंगे। थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालें आप लोग जो है, सुसान ग्रैंड की बुक है उसको पढ़ें, स्टडी करें। पहले मैंने बोला है इमरान लतीफ की बुक को पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें।